नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी साइंस सॉल्व पेपर कराऊंगा, जो कि 18 सितंबर 2018 सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा। दोस्तों, इसके पहले 18 सितंबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में क्या है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो दोस्तों, जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। दोस्तों, इसका कार्य पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करना तथा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों, तीसरे आवर्त में मौजूद कक्षाएं के, एल और एम होती हैं। दोस्तों, के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, किसी भी तत्व की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है 2 × n⁻²। दोस्तों, जो हमारी कक्षाएं होते हैं के, एल, एम और एन, इनको क्रमशः 1, 2, 3 और 4 से डिनोट करते हैं। तो इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ n की जगह रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 × m में, अगर m कक्षा में देखते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो m 3 नंबर पे है, तो 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 दूनी 18, अर्थात जो m कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। ऐसे ही n का निकाल सकते हैं, l का और k का भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, 3 विलयनों x, y और z के pH मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, इसमें कहा है अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों, pH मान पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इसका मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। अतः हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रता के अनुसार इसका अवरोही क्रम x, z, y होगा, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता होती है। तो दोस्तों, जिन इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उनकी संयोजकता 0 होती है। क्योंकि दोस्तों, संयोजकता होती है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। अर्थात उसकी जब कक्षा पूर्ण होगी तो वह न तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है न ग्रहण कर सकता है, अर्थात उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पे परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, सोडियम से क्लोरीन के ओर जाने में परमाणु का आकार घटता है। क्योंकि दोस्तों, हमें पता है आवर्त सारणी जो हम पढ़ते हैं उसमें 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। तो दोस्तों, जो आवर्त सारणी उसमें बाएं से दाएं जाने पे हमारी परमाणु का आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों घटते हैं। अगला प्रश्न है, काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो दोस्तों, जो काला आजार होता है उसके जीवों की उत्पत्ति का कारण अधोमुखी युग्म विखंडन होता है। दोस्तों, काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण अधोमुखी युग्म विखंडन है। दोस्तों, यह एक कोशीय परजीवी है जो लिस्मैनिया जीनस से होता है। और दोस्तों, इसका मुख्य लक्षण हल्का बुखार, वजन का घटना और भूख न लगना है। और इस बीमारी के कारण दोस्तों हमारा यकृत और प्लीहा सर्वाधिक प्रभावित अंग होता है। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh के बराबर। दोस्तों, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है m
GH। और दोस्तों इसका मात्रक होता है जूल और इसकी बीमा होती है mL⁻², T⁻⁻²। अगला प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो दोस्तों जब दो बल एक ही वस्तु पे एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पे आरोपित कुल बल दोनों बलों का योग होता है। अर्थात दोस्तों जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर एक ही दिशा में 10 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा हो तो इन पे कुल कार्यरत बल इनके योग के बराबर होता है, अर्थात 10 + 5 अर्थात 15 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 60 किलो द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो दोस्तों पता है कार्य का फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ बल दिया है दोस्तों 60 और विस्थापन हो रहा है 4 मीटर, तो हो जाएगा 6 × 24 अर्थात 240 न्यूटन मीटर, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व के उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। तो दोस्तों जो हमारी हीलियम है उसका उच्च आयनीकरण ऊर्जा होगा। दोस्तों आयनीकरण ऊर्जा होता है किसी तत्व के उदासीन गैसीय परमाणु के तटस्थ अवस्था में उसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस तत्व का आयनन ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों अगर परमाणु त्रिज्या घटती है तो आयनन ऊर्जा हमारा बढ़ता है। इसलिए दोस्तों बाएं से दाएं जाने पे आकार और परमाणु त्रिज्या दोनों घटती है। तो जब परमाणु त्रिज्या घटेगी तो दोस्तों हमारी आयनीकरण ऊर्जा बढ़ेगी, इसलिए हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में बदल जाते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु परमाणु 3 कार्बन अणु में टूट जाते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो अवक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड में गुजारा जाएगा तो हमारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये सफ़ेद रंग का होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो आवर्धन कितना होगा। तो दोस्तों इसमें आवर्धन पूछ रहा है और दिया क्या है R, अर्थात वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दिया है U, दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर और इसमें पूछ रहा है हमारा आवर्धन क्षमता। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें निकालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर F बराबर होती है R/2। क्या होगा दोस्तों R/2। तो यहाँ R 5 और 2 तो F हो गया। अब दोस्तों 1/F बराबर हो जाएगा यहाँ 2/5 और U दिया ही है तो फार्मूला होता है दर्पण का 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F दिया है 2/5, 1/V पता नहीं है इसे ज्ञात करना है, प्लस 1/10। अगर इसको हम इधर ले जाएंगे दोस्तों तो 1/V बराबर 2/5 माइनस 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों 1/V बराबर हो जाएगा 3/10। अगर यही V ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 10/3। तो आवर्धन का फार्मूला होता है दोस्तों V/U। तो V हमारा दिया है 10/3
और u दिया है यहाँ पे 10, तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 10 कटा, 1/v बराबर हो जाए, v बराबर हो जाएगा 1/3 अर्थात 0.3 इसका आवर्धन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है क्लोरीन। दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता है जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर सबसे अधिक आकर्षित करेगा, इसलिए यह अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अगला प्रश्न है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण उत्पन्न होता है। दोस्तों घर्षण एक बल है जो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए भाग को जीन कहा जाता है। दोस्तों जीन डीएनए नामक विशाल अणु का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो प्रोटीन के निर्माण का संचालन करता है। जीन ही प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी चढ़ती है तो वह कितने ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो दोस्तों इसमें होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। तो कार्य हो रहा है mgh और समय है t। तो दोस्तों 160 किलोवाट की शक्ति लगा रही है अर्थात 160, m बराबर दिया है 40, g बराबर 10 और h पहुंच रहा है और समय दिया है 20 सेकेंड। तो 10 दूनी 20 और 20 दूना हो जाएगा 40, तो h बराबर हो जाएगा 160/20 अर्थात 20 अट्ठे 160 अर्थात 8 मीटर तक लड़की रस्सी पे चढ़ जाएगी, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों ईका एल्युमिनियम को गैलियम धातु के नाम से नामित किया गया है। दोस्तों ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। गैलियम एक रासायनिक तत्व है, यह प्राकृतिक में शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइड और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक कार्बन अणु के चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं। दोस्तों मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, 80 केजी वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। तो दोस्तों शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटा समय, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य है mgh/t, अपान यहाँ हो जाएगा t। तो कार्य बराबर शक्ति बराबर होता है दोस्तों कार्य बटा समय। तो कार्य हमारा हो रहा है mgh/t। तो m दिया है 80 kg, g दिया है 10, h दिया है 40 और समय दिया है इसमें 50 सेकेंड। तो दोस्तों 1 0 से
एक जीरो कटा और 5 8 40, तो 8 28 64 अर्थात 640 जूल प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 640 जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों की वह त्वचा पे मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह है। तो दोस्तों जो परत पाई जाती है वह होता है क्यूटीन। दोस्तों रेगिस्तानी पौधों की वह त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, इसे क्यूटीन कहते हैं। इस परत के कारण ही पौधों में जल का क्षय कम से कम होता है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पे बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों इस पे बना प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है, इसलिए दंत चिकित्सक जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।